हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत सारे सैम्पल पेपर में या प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ले लिया गया। देखिए जिसमें क्या बोला गया है, एक कंपनी में 3 एम्प्लॉय है, जेम्स, सोफिया और ओलिवर। इसमें बोला गया है जेम्स जो है वो 50%, सोफिया 20% और ओलिवर 30% फॉर्म को प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद जेम्स हैज़ एन एरर रेट, जेम्स से एरर के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सोफिया के से फॉर्म में एरर होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ओलिवर के थ्रू जो फॉर्म में एरर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और इसके बिहाफ पे आपसे 3 पार्ट में केस स्टडी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एंड एरर। याद रखना प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको E1, E2 और E3 ले लेना है। E1 के आगे लिख देना है जेम्स प्रोसेस द फॉर्म, E2 के आगे सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड देन E3 के आगे आपको क्या लिख देना है, ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। और A के आगे लिखना है कमिटेड एंड एरर। और फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है 50%, 50/100। सोफिया के फॉर्म को प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ओलिवर के फॉर्म के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। साथ साथ हमें क्या दे रखा है, एरर, जो चीज़ ऊपर आएगा उसे पहले पढ़ेंगे। एरर के कमिटेड होने की प्रोबेबिलिटी किसके थ्रू, E1 यानी जेम्स। इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, एरर कमिटेड बाय जेम्स, पहले जो आया उसे पहले पढ़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटेड बाय जेम्स तो दे रखा है, एरर कमिटेड बाय जेम्स कितना है, ये 0.06, तो इसे लिख सकते हैं 6/100 लिख सकते हैं। उसी तरह से इसे ऐसे पढ़ेंगे A/E2, इसका मतलब हुआ एरर कमिटेड बाय E2 यानी कि एरर कमिटेड बाय सोफिया, ये दे रखा है 0.04 यानी 4/100। और लास्ट में A/E3 का मतलब हुआ एरर कमिटेड बाय E3 यानी एरर कमिटेड बाय ओलिवर, वो दे रखा है 3/100, 0.03 में 3/100। ऐसा लिखने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, अपॉन में 100 लिखने से। तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एंड एरर। यानी आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि हमने सोफिया प्रोसेस द फॉर्म को क्या लिखा है E2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कमिटेड एंड एरर को हमने लिखा A। हमें ये चीज़ निकालना है। तो देखिए आप इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो गौर से देखिए हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्म प्रोसेस बाय सोफिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 यानी एरर कमिटेड बाय सोफिया। ये आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास है 20/100, इनटू में A/E2 की प्रोबेबिलिटी है 4/100, तो आंसर आ जाएगा 80/10,000। एक 0 से एक 0 कट जाएगा और फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.008। देखिए कितने आसानी से कैलकुलेशन हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा, फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। यानी मतलब इस क्वेश्चन में आपसे बोला टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने को एरर की। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना था इसमें तीनों केस ऐड हो जाएगा। पहला केस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेम्स प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर प्लस सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर प्लस ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जा एरर का, तो तीनों के थ्रू जो एरर होने की प्रोबेबिलिटी उसे क्या कर देंगे, ऐड। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट था सोफिया वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर ए बाई E2 प्लस, अब क्या हो जाएगा, ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 यानी एरर कमिटेड बाय ओलिवर। अब इन तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखिए 100 लिखने का फ़ायदा हो जाता है नीचे, 50/100 इंटू ए बाई E1 कितना है 6/100। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 20/100 इंटू में ए बाई E2 4/100 प्लस में ये हो जाएगा 30 एकदम आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है ऐसे ना, 100 नीचे रहने देने से, इसे कट मत किया कीजिए, 3/100। ये देखिए कितने आसानी से आ जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 10,000 और ऊपर आ जाइए ये कितना हो जाएगा 300, अब प्लस में ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90, तो ये कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा अपॉन में 10,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 1000 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.047, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.047। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, इफ इंस्पेक्शन हुआ और बोला गया कि इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, एक फॉर्म को रैंडमली सेलेक्ट किया गया और उसमें एरर मिला, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जेम्स। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जो जो फॉर्म मिला जिसमें एरर है वो जेम्स ने प्रोसेस नहीं किया है। तो हम पहले क्या करेंगे, जेम्स के प्रोसेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर 1 में से क्या कर देंगे माइनस, यानी हमें क्या निकालना है, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, यानी एक फॉर्म में एरर मिला, यानी जो चीज़ हो जाता है उसे नीचे लिख दिया जाता है, जो चीज़ हो चुका हो उसे नीचे लिखा जाता है, यानी एक फॉर्म में एरर मिला। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस फॉर्म को जेम्स ने प्रोसेस नहीं किया होगा, बट हम निकालेंगे पहले कि जेम्स ने उस फॉर्म को प्रोसेस किया हो, यानी कि E1, फिर 1 में से माइनस कर देंगे लास्ट में। तो हम क्या निकालने वाले हैं, एक फॉर्म को सेलेक्ट किया गया और उसमें एरर मिला, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ को उसे जेम्स ने प्रोसेस किया है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जेम्स ने प्रोसेस किया है। अब इसमें लग जाएगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, ये आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए बच्चों, नीचे तो ये नीचे जो सम लिखा हुआ है तो पिछला क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आंसर है, तो इसे डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए। सेकंड पार्ट में जो आंसर आया था कितना आया था 0.047 आया था। अब ऊपर लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को निकाल लीजिए 30/100 इंटू में ए बाई नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अब देखिए बच्चों नीचे तो ये जो सम लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट का आंसर है, तो सेकेंड पार्ट में जो आंसर आया था वो तो नीचे सीधे लिख दीजिए 0.047 और ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 50/100 इंटू में ए बाई E1 यानी 6/1000, एक जीरो कट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 30/1000 अपॉन में 0.047, ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा 0.03 अपॉन में 0.047 कट कीजिए, ये आ जाएगा 30/47 आ जाएगा। तो ये तो जेम्स के फॉर्म को प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी है, बट हमें निकालना है नॉट प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी, यानी हमें निकालना है एक फॉर्म लिया गया उसमें एरर आया उसे जेम्स ने नहीं किया हो, यानी इसके डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 1 में से इसको क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17/47। ये है बच्चों ये पूरे 4 नंबर आपके कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगेन केस स्टडी का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल्स आया हुआ इस तरह से दिया रहेगा आपको
प्रोबेबिलिटी और आपको इन तीनों चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करना, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया करना। ऐसे बॉक्स बना करके यहाँ पे आपको लिखना है x और यहाँ पे लिखना है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो x क्या क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, क्योंकि अदरवाइज में तो 0 है तो इसको लिखिए मत। अब उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, 0 वाले की प्रोबेबिलिटी है k, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 2k और x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है ये k है बच्चों 3k। अब आपको निकालना है सबसे पहले k की वैल्यू। तो याद रखना बच्चों, इस वाले टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको ऐड करके 1 के इक्वल करेंगे तो k प्लस 2k प्लस 3k, ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो 6k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 में कौन कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। लेस देन 2 में 2 से कम में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 2k और प्लस x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है k। आंसर कितना आ जाएगा 3k और k हमने ऊपर निकाल लिया है तो 3 इंटू 1/6 आंसर आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। तो आप गौर से देखिए, ग्रेटर देन 2 तो कुछ है ही नहीं, तो अदरवाइज के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव है छोटा सा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ले लिया इसको। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, a कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको b जब a हो चुका है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। b की प्रोबेबिलिटी जब a हो चुका हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन में नीचे वाला लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b जब a ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। तो गौर से देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहे b इंटरसेक्शन a हो चाहे a इंटरसेक्शन b हो, एक ही बात है। तो इसका आंसर है 1/8 और नीचे a की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ a नॉट की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से इसे माइनस कर दीजिए तो a की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया देयर आर 2 कॉइन्स, वन ऑफ देम इज बायस्ड कॉइन सच दैट, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन 10 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये बायस्ड कॉइन है और दूसरा कॉइन है फेयर कॉइन यानी नॉर्मल कॉइन है। अब बोला गया अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 कॉइन में से एक कॉइन को सेलेक्ट किया गया रैंडमली और उसे टॉस कर दिया गया। इफ कॉइन शो हेड, उस कॉइन पे क्या शो हुआ हेड, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ बायस्ड कॉइन। यानी कि ये आपको इसका बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया है, जिसमें आपको फिर से लेना पड़ेगा E1 E2 और A। तो E1 हो जाएगा 2 तरह का कॉइन है, एक है बायस्ड कॉइन और E2 हो जाएगा फेयर कॉइन। और क्या बोला गया कॉमन इवेंट A क्या हो जाएगा कॉइन शो हेड। और आपसे बोला क्या गया इस क्वेश्चन में कि एक कॉइन हेड शो करा, इफ कॉइन शो हेड तो नीचे आ जाएगा A। आपसे पूछा जाएगा कि एक कॉइन ने हेड शो किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ बायस्ड कॉइन, यानी ऊपर आ जाएगा E1। अगर बोलता देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेयर कॉइन तो ऊपर लिखा था E2। यहाँ पे बायस्ड कॉइन बोला है तो E1। फॉर्मूला लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये फॉर्मूला लिख देना। अब आपको 4 चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पे दोनों सेम ही होगा, यानी 2 कॉइन है, बायस्ड हो या अनबायस्ड हो, 2 कॉइन में से एक कॉइन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसमें ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की।
तो a बाई E1 का मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से, बायस्ड कॉइन से। तो बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगा, उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये 1/3 के इक्वल दे रखा है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और हम जानते हैं हेड के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल के आने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये आ जाएगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा 1/4। तो बायस्ड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो यही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक क्या है, कॉइन शो हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब कॉइन कौन सा हो, बायस्ड। तो आंसर कितना आएगा, 1/4। इसका मतलब हुआ A/E2 यानी कॉइन के हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी जब कॉइन कैसा हो, फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, हाफ, 1/2। अब इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इंटू A/E1 1/4 अपॉन में ये चीज सेम लिखा जाएगा नीचे 1/2 इंटू 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपसे पूछा गया कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन। गिवन दैट क्या है कि वो पिक्ड कार्ड क्या है, क्वीन। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसे ए लिखा जाता है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड, और जो गिवन दैट होता है उसे बी लिखा जाता है। तो गिवन दैट में क्या है, कार्ड इज अ क्वीन। तो आपको निकालना है एक कार्ड है जो क्वीन है यानी बी हो चुका है, और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वीन हो चुका है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड स्पेड का है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी स्पेड भी होना चाहिए और क्वीन भी। तो याद कीजिए स्पेड की क्वीन सिर्फ एक ही तो होगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में 1 आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा 52, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी क्वीन की प्रोबेबिलिटी। क्वीन कितनी होती है, 4/52। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, जिसमें इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। और फिर आपसे पूछा गया है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ जाता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चेक करके देखते हैं, पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल स्पेड होता है 13 और टोटल कार्ड कितना होता है 52, आंसर आ जाएगा 1/4। फिर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब हुआ एस के आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल एस क्या होता है, इक्का 4 अपॉन में 52, ये आ जाएगा 1/13। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब स्पेड और एस दोनों होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, यानी स्पेड का एस। तो इक्का जो होगा स्पेड में एक ही तो होगा,
तो स्पेड का इक्का तो एक ही होगा, तो ऊपर 1 और टोटल का 8 कितना हो जाएगा 52। तो ये आ गया। अब आप गौर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली 1/52। गौर से देखिए, इधर भी 1/52 और इधर भी 1/52। इसका मतलब ये इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यस, दिस इवेंट आर इंडिपेंडेंट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पहले जो क्वेश्चन लिया था वो जेम्स ओलिवर सोफिया वाला वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा इसे लेना पड़ा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। इसमें बोला गया है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, और उसमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर मीन्स आर दिस। यानी कि बस से आने की प्रोबेबिलिटी, ट्रेन और स्कूटर से आने सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और फिर बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, 1/3, 1/2 इफ ही कम बाई ट्रेन। यानी अगर ट्रेन से आएगा तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से आएगा तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और स्कूटर से आएगा तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। बट ही come by other means, if he come by other means then he will not be late। यानी अगर वो अदर मीन से आएगा तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो फिर आपसे बोला गया है, पहला पार्ट पूछा गया, केस स्टडी का क्वेश्चन है, कई पार्ट होंगे इसमें। पहला पार्ट पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको काफी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपको अगेन E1, E2, E3 और यहाँ पे E4 भी लेना पड़ेगा। तो E1 के आगे लिखे है ही कम बाई ट्रेन है। E2 के आगे ही कम बाई बस, देन स्कूटर, और E4 के आगे लिखा जाएगा ही कम बाई अदर मीन, या किसी और चीज से आएगा। और ए क्या हो जाएगा, कॉमन इवेंट ही इज लेट। अब आपको सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, चारों की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, और चारों से होने वाले लेट की प्रोबेबिलिटी भी आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथे में ये लिखा हुआ इफ ही कम बाई अदर मीन देन ही विल नॉट बी लेट, तो इसलिए चौथे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। इसे क्या पढ़ेंगे, A/E1 को लेट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो ट्रेन से आ रहा हो, तो ये दे रखा 1/4। इसे पढ़ेंगे लेट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो बस से आ रहा होगा, तो सब कुछ आपको दे रखा। और आपसे पहले पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, यानी लेट होने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है लेट होने का। तो इसमें बिल्कुल जो पहला जेम्स वाला क्वेश्चन था, सोफिया वाला, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लेट कब कब होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी और लेट हो जाए, एंड लेट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। फिर उसमें ऐड करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो जाएगा। फिर ऐड करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी कि वो तीसरा क्या है, स्कूटर से आए और लेट हो जाए, तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी A/E3, लेट आने की प्रोबेबिलिटी बाय स्कूटर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू A/E4, यानी अदर मीन से लेट आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी लेट होने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/10 इंटू में A/E1 1/4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5 A/E2 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/10 इंटू में A/E3 1/12। अब बाकी लास्ट वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और अपॉन में नहीं, अपॉन कुछ नहीं होगा, अब ऐड कर दीजिए सभी को। तो ये क्या आ जाएगा 3/40 अब प्लस 1/15 अब प्लस में 1/120। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 8 जा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 1 जा, तो ये आंसर आ जाएगा 18/120। तो 6 से कट कर दीजिए, 6 3 जा